नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है, आखिर सासू माँ के बंद कमरे का रहस्य क्या था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रत्ना का विवाह के बाद ससुराल में बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ। पूरा घर खूबसूरती से सजाया हुआ था। जगह जगह लाइट की सुंदर लड़ियां और फूलों से सुसज्जित घर मन को भा रहा था। उसकी सास ने उसका बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वागत किया और गृह प्रवेश कराया। शादी के बाद के परंपरागत कार्य रात होने तक चलते रहे। वह बहुत थक गई थी और आराम करना चाहती थी। तभी कुछ लड़कियां आकर एक कमरे में ले गई और उसे वहां बैठाकर हंसती हुई चली गई। उसने सारे कमरे पर एक नज़र डाली। नज़र डालते ही वह मंत्रमुग्ध हो गई। इतना खूबसूरत कमरा सजाया हुआ था। उसको लगा जैसे फिल्म का कोई सेट लगा हो या वह कोई सपना देख रही हो। वह थकी हुई थी। तकिए का सहारा लेकर वह आराम से बैठ गई और कब उसे गहरी नींद लग गई पता ही नहीं चला। शुभम कमरे में आया तो उसने रत्ना को सोए हुए देखा तो धीरे से उसे लिटाकर चादर उड़ाने लगा। रत्ना ने उनिंदी आंखों से देखा और सॉरी बोला। शुभम ने कहा, तुम सो जाओ, थकी हुई हो, लंबा सफ़र था। फिर से रत्ना की आंख लग गई। सुबह जब रत्ना की आंख खुली तो शुभम नीचे जा चुका था। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नहाकर रत्ना नीचे आई तो माँ रसोई में कुछ काम कर रही थी। रत्ना ने उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए गले से लगा लिया। रत्ना ने देखा सभी मेहमान जा चुके हैं। सास ने पूछा, रत्ना चाय पियोगी? रत्ना ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मैं बनाती हूँ चाय। उन्होंने कहा, आज मेरे हाथ की पी लो, आगे सब तुम्हें ही संभालना है। चौका चूल्हा, मेरी तो उम्र हो गई है। दोनों ने चाय पी। उसके बाद उसकी सास ने कहा, आओ तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूँ। सुनकर अच्छा लगा था रत्ना को। रत्ना ने चारों तरफ देखा। घर क्या, एक बड़ी कोठी थी वो। वह एक एक कमरे को दिखा रही थी, उसके बारे में बताती जा रही थी। एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यह शुभम के पापा का कमरा है। रत्ना ने देखा दीवार पर कोई 50 या 55 साल के व्यक्ति की फ़ोटो लगी हुई थी जिस पर हार चढ़े हुए थे। उसने फ़ोटो को देखकर अपना सिर झुका दिया। सास देखकर बहुत खुश हो गई, कितनी संस्कारी बहू है। बगल का कमरा दिखाते हुए वह बोली, यह पंकज के पापा का स्टडी रूम है। पंकज कभी कभी इसमें आ जाता है। रत्ना ने देखा एक बड़ी सी अलमारी में बहुत ही करीने से किताबें लगी हुई हैं। ओल्ड फर्नीचर की एक बड़ी मेज और कुर्सी रखी हुई है। घर बड़ा सुसज्जित और अच्छा लग रहा था। वह लगातार कुछ न कुछ बताए जा रही थी। तभी पीछे के एक कमरे के आगे ठिठक गईं और चुप हो गईं। उस कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। उस कमरे के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और जल्दी जल्दी बाहर आ गईं। रत्ना को थोड़ा अजीब लगा पर वह चुप रही। रत्ना खुश थी। इतना अच्छा घर और ख्याल रखने वाला पति, एक प्रेममयी सास पाकर वह धन्य हो उठी थी। दोनों मिलकर घर का काम करती। एक दिन रत्ना ने अपनी सास को कहा, मम्मी जी, उस बंद कमरे के पीछे क्या है, आपने नहीं बताया। रत्ना के यह पूछते ही सास के चेहरे का रंग उड़ सा गया। डर की एक लकीर देखी। वह झट से बोली, उसमें तो बस पुराना सामान ही रखा है, तुम उस ओर मत जाना, वहाँ कुछ काम भी नहीं है। लेकिन रत्ना को सास की कही बात और चेहरे का कोई तालमेल नहीं दिखा। उसके शक का घेरा और बढ़ गया। वह उस दरवाजे के पीछे का रहस्य जानने को अधीर हो उठी। मानव स्वभाव ही ऐसा है, जहाँ जाने से जितना रोका जाए वो वहीं जाने की कोशिश ज़्यादा करता है। रत्ना के मन में भी वह बंद दरवाज़ा किसी फांस की तरह फंस गया था। वो देखने में तो सामान्य लगती थी पर अंदर से बड़ी अशांत रहती। कैसे पता करे बंद दरवाजे का रहस्य। इसी के चलते एक दिन वह शुभम से पूछ बैठी। वह झुझलाता हुआ बोला, अपने काम से काम रखो, ज़्यादा जासूस बनने की कोशिश मत करो। उसकी रुखाई से दिए गए जवाब ने तो रत्ना की हिम्मत ही तोड़ दी। एक दिन दोपहर को वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उसे बहुत धीमी आवाज़ में ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। वह कान लगाकर सुनने लगी। आवाज़ नीचे से आ रही थी। उसने सास के कमरे में झांक कर देखा, वह गहरी नींद में सो रही थी।
उनके खर्राटों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वह ध्यान से आवाज़ की दिशा में चलती गई। उस बंद कमरे के सामने आ खड़ी हुई, पर वो तो बंद था, पर आवाज़ निश्चय ही वहीं से आ रही है। क्या करे, कैसे देखे? उसे याद आया पीछे लॉन में उस कमरे की खिड़की खुलती है। वह बिना कोई आवाज़ करे पीछे पहुंच गई, पर खिड़की तो सभी बंद थी। रत्ना ने इधर उधर देखा, उसे लोहे की एक पतली छड़ दिखी। उसने खिड़की के कांच पर एक छोटा सा होल बना दिया। आंख लगाकर देखने लगी, कुछ भी साफ दिखाई न दिया। सास ने जो बताया था वह सामान भी वहां कुछ कमरे में नहीं दिखा। रत्ना निराश लौटकर अपने कमरे में लेटी हुई सोच रही थी, काश एक दिन घर पर कोई नहीं हो, तब कुछ रहस्य पर से पर्दा उठ सकता है। वह कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह। और एक दिन ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके लिए रत्ना को थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ी। उसकी सास बोली, रत्ना, मेरी बहन की लड़की की शादी है, हमें वहाँ चलना है। रत्ना ने कहा, अच्छा माँ जी, कब चलना है? सास बोली, कल सुबह परसों शाम तक लौट आएंगे। तुम वो लाल वाला लहंगा और जड़ाऊ वाली ज्वेलरी रख लेना। रत्ना बोली, ठीक है माँ जी। रत्ना ने शुभम से पूछा, आपके कौन कौन से कपड़े रखने हैं, बता दीजिए। सुबह शुभम जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसकी सास आवाज़ लगा रही थी, रत्ना जल्दी आओ। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक 2-3 सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी और चिल्लाने लगी, हाय मेरा पैर। बाहर खड़ी हुई सासू माँ दौड़ी चली आई। क्या हुआ, कैसे गिर गई? उन्होंने काम वाली को आवाज़ लगाते हुए कहा, राधा, जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स ला। बाहर इंतजार कर रहा शुभम भी शोर सुनकर अंदर आ गया। रत्ना को दर्द से चिल्लाते देख घबरा गया। दोनों ने सहारा देकर रत्ना को सोफे पर बिठाया। रत्ना लगातार चिल्ला रही थी, बहुत दर्द है, शायद मोच आ गई है। राधा ने दवाई वाला डब्बा शुभम को दिया। उसने जल्दी से ऑइंटमेंट निकाल कर लगाने लगा। माँ बोली, बेटा, मैं अकेली ही चली जाती हूँ, तू बहू के पास रहकर उसकी देखभाल कर। रत्ना जल्दी से बोली, नहीं शुभम, तुम भी चले जाओ, मौसी जी को अच्छा नहीं लगेगा, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, और राधा भी तो है मेरे पास। उस समय रत्ना की बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। शुभम अनमने मन से चला गया। माँ भी राधा को रत्ना का ध्यान रखने को कहकर चली गई। रत्ना ने राधा को कहा, तुम भी काम खत्म करके चली जाना और शाम को भी मत आना, मैं बाहर से कुछ खाना मंगा लूँगी। राधा ने जल्दी से काम खत्म किया और शाम की छुट्टी के लिए खुश होती हुई चली गई। जैसे ही राधा गई, रत्ना का नाटक खत्म हुआ। वो जल्दी चप्पल पहनकर बाहर निकल गई। एक चाबी बनाने वाले को बुला लाई। ताला दिखाकर बोली, भैया, इसकी चाबी खो गई है, बना दो। चाबी वाले ने झट से चाबी बनाकर ताला खोल दिया। चाबी वाला जैसे ही गया, रत्ना ने जल्दी से बाहर का दरवाज़ा लगा दिया और उस रहस्यमयी कमरे का दरवाज़ा डरते डरते खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। सामने एक साफ सुथरे बिस्तर पर एक लड़का, उम्र रही होगी कोई 19 या 20 साल, बैठा हुआ था। कमरा करीने से सजा हुआ था। पास ही मेज पर खाना भी रखा हुआ था। लड़के ने रत्ना को देखकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं की। वह न चल सकता था, न बोल पा रहा था, और शायद सुन भी नहीं रहा था। लग रहा था जैसे हाड़ मांस के पुतले में सांस डाल दी हो। उस लड़के ने एक निस्तेज नज़र से रत्ना को देखा और मुंह फेर लिया, जैसे कोई मतलब ही नहीं। रत्ना लौट आई और वैसे ही ताला फिर से लगा दिया। वह अपने कमरे में जाकर सोचती रही, कौन है ये, ऐसा क्यों है, और इसे इस तरह क्यों रखा गया है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, जवाब देने वाला भी कोई नहीं। कल तक का इंतजार करना था। वह पूरे दिन कुछ खा नहीं सकी। खाने से याद आया, उस लड़के के लिए भी वहाँ पर्याप्त खाना रखा था। उठकर एक कप चाय बनाई, 2 बिस्किट के साथ पी। दिन पूरा बेचैनी से निकल गया और रात पूरी आंखों ही आंखों में कट गई। शाम को जब शुभम और उसकी माँ घर आए, आते ही रत्ना का हाल चाल पूछा। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। गंभीर स्वर में रत्ना ने कहा, आप दोनों से बात करनी है। मैंने बंद कमरे का रहस्य जान लिया है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे प्रश्न मेरे मन को मथ रहे हैं। सास तो सुनकर अवाक रह गई। थोड़ी देर तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। एकदम से सोफे पर बैठ गई। शुभम भी कुछ बोल नहीं पाया। रत्ना ने सास को झकझोरते हुए पूछा, यह कौन है और इस तरह क्यों है?
आप तो ममता की मूरत हैं। आपने तो बहू को भी बेटी से ज़्यादा प्यार दिया है। यह सुनकर सास रोने लगी। रत्ना ने उन्हें चुप कराते हुए गले से लगा लिया। उन्होंने बताना शुरू किया। बात 18 या 19 साल पहले की है। शुभम तब 4 या 5 वर्ष का रहा होगा। मुझे अपने अंदर सुगबुगाहट सी महसूस हुई। मेरा अंदाज़ा सही था। मैं एक बच्चे की माँ फिर से बनने वाली थी। शुभम के पापा भी खुश थे। शुभम को भी बताते तेरा भाई या बहन आने वाला है, वह खुश हो जाता। और 9 महीने बाद वो रात आ गई जिसका हमें इंतज़ार था। जो डॉक्टरों ने बताया उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। उन्होंने बोला लड़का है, पर सिर्फ सांस ही चल रही है, बाकी ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं। मेडिकल में भी इसका कोई इलाज नहीं है। वो काली रात हमारे दिनों को भी काला कर गई। उसे हम घर ले आए। मैं उसी की देखभाल में लगी रहने लगी। इतना कहकर वो हांफने लगी। रत्ना ने जल्दी से पानी पिलाया। वो बताने लगी, शुभम का मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती थी। आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार सभी इस बच्चों को ऐसे देखते जैसे कोई अजूबा हो। मैं ईश्वर से रोकर यही कहती, मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों किया। एक दिन पति बोले, देखो ये तो है ही नहीं किसी काम का, और शुभम की देखभाल भी तुम ठीक से नहीं कर पा रही हो। छोटे को किसी संस्था को दे देते हैं। यहाँ बहुत सी संस्थाएं काम करती हैं, पर माँ तो माँ ही होती है। कैसा भी हो, था तो मेरे जिगर का टुकड़ा ही। मैंने नहीं माना उनकी बात। कैसे अलग करती उस जीते जागते मानस पिंड को। उस शहर का सब घर ज़मीन बेचकर हमने इस नए शहर में कोठी खरीदी, और एक दिन हम यहाँ रहने आ गए। छोटे बच्चे को छिपाकर हमने शुभम का ही परिचय दिया था। वहाँ हम नहीं चाहते थे कि फिर से कोई कुछ बोले। घर का ये पिछला कमरा हमने पीयूष के लिए चुना, जहाँ मैं और पीयूष रहते थे। इस कमरे में पीयूष के सभी ज़रूरत का ख्याल रखा गया था। शुभम के पापा को पीयूष से कोई लगाव नहीं था। वह शुभम का ही ध्यान रखते। जिंदगी यूं ही चल रही थी कि एक दिन शुभम के पापा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तब तक शुभम कॉलेज कर चुका था। पीयूष आज भी छोटे बच्चे जैसा था। शुभम की नौकरी लग गई और तेरे से शादी की बात चल रही थी। पीयूष के बारे में हम कुछ बताना नहीं चाहते थे। पता नहीं तुम लोग कैसे रिएक्ट करोगे। पीयूष तो हमेशा से ही इसी कमरे में पला बढ़ा है। तुम्हारे आने पर इसमें ताला डाल दिया गया। मैं तुम्हारी नज़र बचाकर पीयूष को खाना दे आती, रात उसी के पास सोती। सोचा था कुछ वक्त बाद तुम्हें बता देंगे। रत्ना ने देखा शुभम के आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। सास भी बोलते बोलते निढाल हो चुकी थी। रत्ना ने दोनों को संभालते हुए कहा, किस समाज, किन लोगों के डर से आप लोगों ने ये कदम उठाया। एक जीते जागते मानव को यूं कमरे में कैद कर दिया। यह तो सब हमारी ही बनाई व्यवस्था है। लोगों का तो काम ही है कुछ न कुछ कहना। रत्ना ने दोनों को साथ लेकर उस कमरे का ताला खोलकर कमरे के पीछे का रहस्य उजागर कर दिया हमेशा के लिए, और अपने देवर को बाहर निकाला। रत्ना बहुत ख्याल रखती पीयूष का। उसकी सास और पूरा परिवार ऐसी बहू पाकर धन्य हो गया था। दोस्तों, यह मानव जीवन भगवान का ही दिया हुआ है, और अगर हम तन मन से स्वस्थ हैं तो हमारे ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए हमें कभी भी विकलांग या ऐसे किसी व्यक्तियों को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए जो किसी भी तरह से कुदरत के बनाए मानव जीवन के विपरीत हैं, बल्कि उन्हें और भी ज़्यादा प्यार और सहानुभूति देनी चाहिए ताकि उनका भी मनोबल बढ़ सके और उनमें जीवन जीने की ललक पैदा हो सके। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।